हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। पार्थ, सौम्या, प्रकाश, अंकित, समीर, रिया, विनीत, नमस्कार सभी लोगों को। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। जहां तक की बात है, केमिकल काइनेटिक्स के दोनों लेक्चर आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो गए हैं। छोटे मोटे आपके डाउट्स हैं, उसको भी अपन आज क्लियर कर लेंगे, है ना। और आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना। ठीक है। कई लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप एक बार हमें मॉलिक्यूलरिटी बता दो। तो सुन लो जरा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है। ठीक है। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको स्लो रिएक्शन या एलिमेंट्री दिया जाए, आज आप देखोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो उसमें आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो। क्योंकि जो स्लो रिएक्शन होती है वो रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होती है, जिसको हम आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला करते हैं। उसके लिए आप बता सकते हो क्या? मॉलिक्यूलरिटी। आज आप देखोगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो बहुत ध्यान से आज का लेक्चर आपको देखना है, लेकिन उसके पहले हम डाउट ले लेते हैं लेक्चर नंबर 2 के। मैंने आप लोगों के डाउट देखे हैं और आप लोगों को ऑडियो रिप्लाई भी किया है। ठीक है। मेरे नाम से नहीं आ रहा होगा, दिनकर चौधरी नाम वहां पे लिखा होगा। हमारे एक सर हैं जो आपके लिए ये काम करते हैं, पोल वोल वगैरह। ठीक है। तो उनके नाम से मैंने रिप्लाई किया है। आप ऑडियो जरूर सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। तो आइए जरा, जो बहुत सारे लोगों का डाउट था वो ये था कि सर आप जो टेबल वाले क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ज्यादातर डाउट थे कि सर आपने यहां पर बी को डबल कर दिया, रेट भी डबल हो गई, तो कॉफिशिएंट 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। ये सब आपको डाउट थे। तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। लास्ट टर्न पे तो मैंने डायरेक्ट लॉजिकल अप्रोच से आपको समझा दिया था, काफी लोगों को समझ में आया भी, है ना। लेकिन जिन लोगों को नहीं आया उनको एक डिटेल प्रोसेस भी बता देते हैं, उससे आप निकाल लिया करो। ठीक, क्लियर है? चलिए भाई, आइए जरा, जो ज्यादातर लोगों का डाउट था वो ये था कि टेबल वाले क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं अपन, है ना। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके लास्ट टर्न पे वो आपके कवर हो जाएंगे। बाकी छोटे मोटे डाउट आपके ये थे जो मैंने पढ़े हैं। उसमें ये था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी, है ना। एक बच्चे ने ये सवाल भी पूछा था कि सर अगर अगर किसी रिएक्शन में, सुनना ध्यान से, अगर किसी रिएक्शन में कॉफिशिएंट मान लो ए का 2 दे दिया, ठीक है, और बी का कॉफिशिएंट 3 दे दिया, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 होगी? नहीं होगी। सर आपने तो बोला था कि कॉफिशिएंट का सम कर देने से मॉलिक्यूलरिटी आ जाती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और 3 ही आती है, 3 से ज्यादा नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी। क्यों? अगर ये एलिमेंट्री होती या 1 स्टेप होती तो मॉलिक्यूलरिटी 3 तक ही आती है, ये मॉलिक्यूलरिटी 5 आ रही है ना, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी, है ना। अब कॉम्प्लेक्स कैसी दिखती है वो आज हम देखेंगे। एक बच्चे का डाउट ये था कि सर आपने जो के की वैल्यू से यूनिट बताई, ऑर्डर बताया है, वो कैसे बताया है, ये सवाल था। तो बेटा यहां सेकंड इनवर्स आ रहा है ना, तो सेकंड इनवर्स किसके लिए आता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब कई बच्चे उसमें ऐसे कंफ्यूज हो गए कि सर सेकंड इनवर्स तो सभी में आता है। अरे भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं, ये तो पागलपना है ना जो तुम करके आए हो, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, ये किसके लिए है? अच्छा, nth ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। अगर nth ऑर्डर है तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। अगर मैं n यहां पुट कर दूं 0 तो मोलर सेकंड इनवर्स। अगर n यहां मैं 1 पुट कर दूं तो सेकंड इनवर्स। अगर n यहां पर 2 पुट कर दूं तो ऐसा, n यहां पर 3 पुट कर दूं तो ऐसा। ये यूनिट आपकी आती जाएंगी। अब देखिए जरा जनता का पागलपन देखिए किस हद तक है। जनता ये कह रही है कि सर सेकंड इनवर्स तो सभी में आ रहा है, तो
तो आपने फिर ऑर्डर कैसे बता दी? पागल हो क्या? बिल्कुल पागल हो भाई। ये एक अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। लोग यहां पर, जनता यहां पर कॉमन ले रही है। क्या सेकंड इनवर्स कॉमन है सर सभी में? अबे भाई क्या कर रहे हो? ये ऐसी हरकतें करोगे? हैं? ऐसे डॉक्टर बनोगे तुम? भाई ये सारी यूनिट अलग अलग है ना, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स किस में आ रही है? ये है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। कह रहे हैं कि सर सेकंड इनवर्स तो सभी में आ रहा है। अरे भाई सेकंड इनवर्स, सिर्फ सेकंड इनवर्स तो फर्स्ट ऑर्डर में ही आ रहा है ना। बाकी मोलर की पावर -1 सेकंड इनवर्स, मोलर सेकंड इनवर्स, ऐसे यूनिट अलग अलग आती है ना। ठीक है, तो ऐसे पागलपने नहीं करना। ठीक है। एक बच्चे का सवाल था कि सर 1/2, 1/3 और 1/4 वाला जो सवाल है सर, आपने यहां पर 12 कैसे लिख दिया? बेटा एक मैथ्स जैसी चीज हुआ करती थी बचपन में, याद करो। जब तुम 7th 8th में, बहुत अच्छा जब दिमाग था तुम्हारा, और भी पहले हो सकता है ना, 5th 6th 4th, जब कभी भी, जब भी जिंदगी में तुमने पढ़ी होगी मैथ्स ये वाली, एलसीएम वाली, जब तुम्हारे अंदर दिमाग हुआ करता था, याद करो। अब याद कैसे आएगा? अब थोड़ी दिमाग, दिमाग तो पहले था। चलो मैं आपको याद दिलाता हूं, इसका एलसीएम लिया करते थे अपन, तो एलसीएम 12 आया। अब 2 से 12 को डिवाइड कर दो तो 6 आ जाएगा, 3 से 12 को कर दो 4 आ जाएगा, 4 से कर दो तो 3 आ जाएगा। और ये इनको ऐड किया करते हैं अपन, प्लस साइन का मतलब बेटा एडिशन होता है, तो इसलिए ऑर्डर ये आया। तो ऐसे पागल बने के सवाल मत पूछो, है ना। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे लोग भी थे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के छोटे मोटे डाउट थे आपके। टेबल वाले क्वेश्चन को फिर समझा देते हैं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट आपको लगाना, ध्यान देना। टेबल वाले क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो, मान लो मेरे पास दो रिएक्टेंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, हमें क्या करनी है? दो इक्वेशन बनानी है, ध्यान रखिएगा। आपको एक टेबल दे रखी होगी, दो इक्वेशन बनानी है आपको। किस तरीके से बनाओगे? आप टेबल में कोई भी दो एक्सपेरिमेंट लेकर, एक बार ए को कांस्टेंट रखेंगे, बी के लिए बनाएंगे, एक बार बी को कांस्टेंट रखेंगे, ए के लिए बनाएंगे, तो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? दो इक्वेशन बनानी, मैं आपको बना के बता रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। ये रहा। ठीक है, ये मेरे पास सवाल है, मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, लॉजिकल अप्रोच से आ गया है। जिन लोगों को आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रिवाइज कर लेना। जिनको नहीं आया वो सुन ले। देखो, एक ही कॉन्सेंट्रेशन मोलर में, इस एम का मतलब क्या? मोलर, है ना, मतलब मोलैरिटी दे रखी है, और यहां रेट दे रखा है मोलर सेकंड इनवर्स, रेट की यूनिट फिक्स रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप क्या करो, पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेकर हम एक इक्वेशन बना लेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेकर। कैसे? उसके लिए तुम्हें इसके लिए रेट लॉ लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं रेट लॉ लिखूंगा। कैसे लिखूंगा रेट लॉ? ध्यान से देखिएगा। R इज इक्वल टू, इसका कुछ रेट कांस्टेंट मान लेते हैं, के रहा होगा। ए की पावर क्या लगा दूं? 2 मत लगा देना, x मानेंगे। और b की पावर क्या लगा दूं? 3 मत लगा देना। अगर आप 2 और 3 लगा दोगे तो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? फिर सीधे ही आंसर आ गया आपका, ऑर्डर 5, है ना। तो ये तो ध्यान रखो, लॉजिकल चीज है। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर x, बी की पावर y, इससे तुम्हें रेट लॉ लिख लेना है। अब क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे? दो इक्वेशन बनाने के लिए जाएंगे, लेकिन आपको दो इक्वेशन जो बनानी है उसके लिए पहले 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। क्यों? यहां 3 एक्सपेरिमेंट है, तो पहले तुम 3 इक्वेशन बनाओगे, और फिर तुम दो इक्वेशन ऐसी बनाओगे जिसमें एक बार ए नहीं होगा, एक बार बी नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। आओ जरा, अब क्या करो? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 ले लो। पहले तुम्हें 3 इक्वेशन बनेंगी, फिर उसके बाद 2 बनेंगी। फ्रॉम 1, फर्स्ट वाली आपने एक्सपेरिमेंट लिया, तो रेट क्या है? 2 × 10⁻⁻⁴ रेट लॉ में पुट कर रहा हूं मैं। कहां पर पुट कर रहा हूं? इस जगह। के, ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1 मोलर। इसकी पावर x, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1 मोलर। इसकी पावर y। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड चलते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में जाऊंगा तो 4 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के, 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तीसरा एक और है, इसको भी बना लो। जितने एक्सपेरिमेंट है उतनी इक्वेशन पहले तुम बना लिया करो। ठीक है,
सिमिलरली मैं इसको पुट कर रहा हूं, है ना, 16 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के, ये क्या है 0.2 इसकी पावर x, और ये भी 0.2 इसकी पावर y, इक्वेशन नंबर 3। अब आप इन तीन इक्वेशन की हेल्प से दो इक्वेशन बनाओगे, जिससे एक बार x निकलेगा एक बार y निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आप मुझे बताओ मैं कौन कौन सी इक्वेशन लूं कि मेरा y कट जाए, बताओ जरा, मैं कौन कौन सी इक्वेशन लूं कि मेरा y कट जाए। मुझे इक्वेशन को डिवाइड करना है, ये ध्यान रख लो, इक्वेशन क्या करना बेटा, डिवाइड करना, ध्यान रखना। तो कौन कौन सी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं कि मेरा y कट जाए, इतना तो सिंपल मैथ्स आती है, बताओ कौन कौन सी इक्वेशन को लूं कि मेरा y कट जाए। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, काफी लोगों का जवाब एकदम सही है, श्वेता एकदम सही कह रही है, शिवम एकदम सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। 2 और 3 को डिवाइड कर दो तो y कट जाएगा, करो जरा डिवाइड। तो मैं नेक्स्ट पेज पे डिवाइड कर रहा हूं, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, ध्यान से देखना, जब मैं 2/3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁻4। और क्या क्या कट जाएगा बेटा, देखो के भी कट जाएगा तुम्हारा, देखो के कट जाएगा, y वाला टर्म नहीं बचेगा, x वाला बचेगा, 0.1 की पावर x अपॉन 0.2 की पावर x। क्या मेरा यही आएगा, 0.1 की पावर x आएगा और 0.2 की पावर x, क्या यही आएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर, देखो इससे ये कट गया, ठीक है, और ये 6 नहीं है शायद, 16 है ना, 6 नहीं है, यहां पर 16 है, ठीक है, सही कर लो इसको। तो ये आ गया, ये कट गया, 4 से 16 कट गया 4 टाइम्स, और यहां तुम क्या करोगे, यहां तुम क्या करोगे बेटा, यहां y भी नहीं है, x ही है, सॉरी दोनों जगह x है, हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ दोनों जगह x है, मैंने गलती से y लिख दिया था। तो ये कटा, अब ये 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर x, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं बेटा, पॉइंट हटा के, और इसकी पावर x, ये क्या आ गया यहां 1/4, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, और 1/2 की पावर x ऐसे लिख सकता हूं। कंपेयर करवा लें जरा, कंपेयर कराना आता है मैथ्स में, सिंपल सा, ठीक है, कंपेयर कराना आएगा क्या, x क्या आ जाएगा यहां से 2 आ जाएगा, क्यों 1/2 तो कॉमन है। तो बड़ा आसान तरीका होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन था तो डिटेल में बता रहा हूं, बाकी लास्ट टर्न पे मैंने डायरेक्ट लॉजिकल अप्रोच से बताया था कि ये डबल हो गया, रेट भी डबल हो गई, इस तरीके सोचने वाला है ना, क्लियर। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 किया मैंने, तो 1/4 लेफ्ट साइड आया और राइट साइड x आ गया। अब ये हो गया आपका एक x निकल गया, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, दूसरी इक्वेशन हमें y के लिए बनानी पड़ेगी, तो किन दो एक्सपेरिमेंट को मैं डिवाइड कर दूं, सोचो जरा यहां पर, बताओ। अब मैं किस किस को डिवाइड करूं कि x कट जाए, बताओ जरा, अब मैं किस किस को डिवाइड करूं कि x कट जाए, बोलो। अब मैं किस किस को डिवाइड करूं, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे सभी लोग। अब मैं किस किस को डिवाइड करूं कि x कट जाए, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूंगा तो x कट जाएगा, k भी कट जाएगा, इधर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। ये क्या किया मैंने, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो है ना। जब मैं 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो 2 इंटू 10⁻⁻4 और 4 इंटू 10⁻⁻4, कोई सा भी मेथड आप लगा लो, दोनों सही है, बस ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। जिसको डायरेक्ट लॉजिकल अप्रोच से समझ में नहीं आ रहा था, जिनके पास कम दिमाग होता है, उनके लिए ये होता है, पूरा डिटेल में सॉल्व करना, है ना। तो k से k कट गया, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर x कट गया, और यहां आ गया 0.1 की पावर y और 0.2 की पावर y। तो क्या आ गया यहां से, ये कट गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/2, और यहां क्या आ जाएगा 1/2 इसकी पावर y। कंपेयर करा लो, इसको मैं 1/2 की पावर 1 लिख सकता हूं, तो y क्या आ जाएगा आपका 1, बेस सेम है तो x 2 आ गया और y 1 आ गया। ऐसे आप कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा कम दिमाग है।
अगर ठीक ठाक दिमाग रखते हो तो डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते थे, जो लास्ट टर्न पे बताया था मैंने। कैसे? आप टेबल से ही सोच लो। एक बार ए के बारे में मत सोचो, एक बार बी के बारे में मत सोचो। वो तो तब नहीं सोचोगे जब बराबर होगा। जैसे यहां बी बराबर है तो इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में सोचो। यहां डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब x2 होना चाहिए भाई। 2 की पावर 2 करोगे तभी तो वो 4 बनेगा। ऐसे मैंने लास्ट टर्न पे सिखाया था आपको। ठीक है। और एक बार ए के बारे में मत सोचो। ए के बारे में नहीं सोचोगे तो ये दोनों सेम है। यहां डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 1 करनी पड़ेगी तभी 2 आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका बताया था। तो दोनों मेथड आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। जिन लोगों को डिटेल में सॉल्व करना है डिटेल में कर लें, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट में कर लें। क्लियर है अब आपको? तो अब आप मुझे एक दो सवाल करके बताओगे, जैसे भी आपको करना हो, डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर लो, इक्वेशन बना के करना हो इक्वेशन बना के कर लो, जैसी आपकी इच्छा। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक सवाल बताता हूं, मतलब देता हूं, आप करके बताना। नोट कर लीजिए। हो जाए तो बता देना, डन लिख देना बेटा चैट बॉक्स में। और बेटा रिवीजन किया करो, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ही जिंदगी में आनंद आएगा आपको। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, समझ लो कुछ नहीं आ रहा फिर तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ये वाला सवाल आप बता दो। अब ये थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्यों? अब तुम्हारे पास 3 रिएक्टेंट आ गए, ए बी और सी। मजा आएगा। करो जरा। ट्राई करेंगे जरा। मतलब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में ये सोचना है कि अगर 2 रिएक्टेंट थे तो हम एक के बारे में सोचते, एक के बारे में नहीं सोचते थे, है ना? मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसी एक की सेम होनी चाहिए, तभी तो डिवाइड करने से एक टर्म हट जाएगा। तो तुम ये सोचो कि एक बार 2 टर्म हट जाएं। जैसे ए बी और सी में तुम्हें सी निकालना है, तो तुम्हें 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे लेने, इसमें ए और बी कट रहे होंगे, है ना? मान लो तुम्हें बी लेना है तो ए और सी कट रहे होंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट तुम्हें चुनना है, ऐसे एक्सपेरिमेंट तुम्हें चुनना है। या तुम्हें ए निकालना है तो बी और सी कट रहे होंगे, साफ साफ मुझे दिख रहा है। मान लो तुम्हें सी के लिए ऑर्डर निकालनी है, तो गौर से देखो जरा, मुझे तो साफ दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम है, मतलब ए और बी के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वो तो सेम ही है, उसको चेंज कर नहीं रहे हो। जिसको चेंज कर रहे हो उसको ले लो। तो 0.010 और 0.015 है, और यहां पर देखो आप, रेट चेंज नहीं हो रही है, तो जीरो ऑर्डर आ गया डायरेक्ट, है ना? इस तरीके से आप सोच सकते हो। एक बार तुम ऐसे सोचो कि कोई 2 एलिमिनेट हो जाएं। जैसे अभी तुमने सी निकाल लिया, अब मान लो तुम्हें बी निकालना है, तो ए और सी को एलिमिनेट करना है ना। किसको करना है? ए और सी को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट होंगे? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। ये देखो, 0.010 0.010 सेम है, 0.010 0.010 सेम है, तो पहला और तीसरा ले लो। तो 0.005 और ये 0.010, इसका डबल है ये। और यहां पर क्या हो रहा है? ये डबल ही हो रहा है भाई। 5 × 10 की पावर -3 थी, ये आप बोल सकते हो 10 × 10 की पावर -3, तो ये भी डबल हो रहा है। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगी इस तरीके से, है ना? फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, देख लो एक बार चेक करके। 5 का डबल हो रहा है ना, ये 0.05 का डबल हो रहा है, और यहाँ 5 × 10 की पावर -3, इसका भी डबल हो रहा है। चेक करो जरा एक बार। इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाएगा जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, आया आंसर? आया आप लोगों का? क्या ऑप्शन गलत है? हो सकता है ऑप्शन गलत हो, वो तो प्रिंटिंग एरर हो सकती है, देख लेते हैं एक बार। करो, ट्राई करो जरा।
एक बार ऐसा लो कि बी और सी एलिमिनेट हो जाएं। सोचो। चलो बताते हैं अब आपको। आइए जरा, आइए जरा ध्यान से देखना जरा। अपन तो डायरेक्ट वाले मेथड से कर रहे हैं, जिसको डिटेल में करना हो डिटेल वाला भी कर सकता है। डायरेक्ट मेथड क्या लगा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, इसको और इसको, ध्यान से देखना, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हट गया। अब इसके बारे में सोचो, 0.010 और 0.015 है ना, 0.010 और 0.015। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? अगर आप दिमाग में सोचो, 0.010 और 0.015, इसकी पावर z बोल दूं मैं, z बोल दूं। क्यों? इसके लिए जब मैं रेट लिख रहा हूंगा तो k a की पावर x बोलूंगा। क्या ये बात सही है? b की पावर y बोलूंगा और c की पावर z बोलूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर z है ना भाई, c की कॉन्सेंट्रेशन की पावर z है ना, तो इसकी पावर z इज इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करो, 5 × 10⁻³ को 5 × 10⁻³ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी की भी पावर जीरो करनी पड़ेगी तभी तो 1 आएगा। तो z तो बेटा फिक्स हो गया 0। ठीक है, z तो तुम्हारा फिक्स हो गया 0, सही बात है। अब आ जाओ जरा, दोबारा से चलते हैं। अब हमें क्या करना है, सी तो चलो आ गया, सी की ऑर्डर आ गई मेरे पास, है ना। अब मैं बी के लिए सोचता हूं। ठीक, तो मैं किस किस को डिवाइड कर रहा हूं, अब देखना। इक्वेशन नंबर 1 और 3 ले रहा हूं मैं, देखो, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड। तो ये कट जाएगा, ये सेम आ रहा है, ये कट जाएगा। यहां क्या आ रहा है, 0.05 और 0.010। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 0.005 और 0.010, इसकी पावर y ऐसे बोल सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ और 1 × 10⁻² को मैं लिख सकता हूं 10 × 10⁻³। क्या ये बात सही है? बात तो बराबर ही है भाई। 1 × 10⁻², इस चीज को, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 10 × 10⁻³। क्या ये बात सही है? एक बार चेक करके बता दो। 1 × 10⁻³ मतलब 10 × 10⁻³ है ना। चलो भाई, इसका मतलब यह है कि यहां क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, देखो, इससे कट गया, 5 से कट गया 2 बार, तो 1/2 आ जाएगा इधर। और यहां क्या आ जाएगा, 0.005 और 0.010 मतलब 5/10, ये भी 1/2, इसकी पावर y। तो y क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार। तो b के रेस्पेक्ट में 1 आएगी और c के रेस्पेक्ट में 0 आएगी। अभी ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं तो हम ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, वो तो प्रिंटिंग एरर होगी, है ना। इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया कि हमने क्या किया? एक बार हमने सी को निकाला, एक बार बी को निकाला, अब ए को निकालेंगे। ठीक है, ए का ऑर्डर निकालेंगे। ए का ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हें बी और सी को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब बी और सी को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? फर्स्ट और फोर्थ ले लो, देखो, फर्स्ट और फोर्थ ले लो, तो ये कट गया, ये कट गया। यहां पर क्या आया, फर्स्ट और फोर्थ लेने पर देखो, फर्स्ट और फोर्थ वाला, तो 0.010 और 0.005। और यहां क्या है, 5 × 10⁻³ और 1.25 × 10⁻³। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, 5 × 10⁻³ अपॉन 1.25 × 10⁻³ इज इक्वल टू ये कितना आया, 0.010 अपॉन 0.005। क्या मैं इसकी पावर x बोल सकता हूं? क्या मैं इसकी पावर x बोल सकता हूं? ये कितना आ जाएगा, 1.25 का डबल होता है 2.5, है ना, और उसका भी डबल होता है 5, मतलब 4 टाइम्स आ जाना चाहिए ये। चेक करो जरा एक बार। क्यों? क्या ये मैं काट दूं और इसको मैं 4 लिख दूं?
सही है। और यहां 10/5 आ जाएगा, पॉइंट्स हटाओगे तो 2 की पावर x आ जाएगा। तो यहां से तुम्हारा x आ जाएगा 2। तो 2, 1 और 0, ये देखो 2, 1 और 0 आएगा आपका आंसर। चेक करें जरा, 2, 1 और 0। इसको आप करेक्ट कर लें थोड़ा सा, ऑप्शन को। करेक्शन कर देता हूं यहां, 210 कर देता हूं और सी आंसर लगा देता हूं। ऑर्डर चेक कर लो, क्या ऑर्डर आपका यही आया था 210? एक बार सभी लोग चेक करें और इसको नोट कर लें। एक बार सभी लोग चेक करें और इसको नोट कर लें, और मुझे बताएं कितने लोगों का सही आया था ये, ईमानदारी से। नोट कर लें और बताएं। बोलें, आया था? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया मतलब बात को। एक सवाल और करके बताओ मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये टेबल वाले क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। नोट कर लिया ये? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, काफी लोगों का आंसर आ गया था। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके बता, पक्का लिख लिया ना सभी लोगों ने? एक बार बता दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों का आ गया आंसर, क्या बात है, एकदम फॉर्म में आ गई जनता। चलें आगे। चलो अगला सवाल आप करके बताएं। आप तो मुझे ऑर्डर निकाल दो, फिर अपन उसके हिसाब से स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। ठीक है, तो पहला काम आपका यह है कि आप ऑर्डर मुझे निकाल कर बताएं। फिर तो हम रेट कांस्टेंट, रेट लॉ वगैरह ये सब हम बाद में बात कर लेंगे। पहले तुम ऑर्डर बता दो हमें। चलो बताओ, ट्राई करो जरा। 2 मिनट का समय है आपके पास, आप मुझे ऑर्डर बताएंगे। सबसे पहला काम ऑर्डर निकालना। 2 मिनट का समय दे रहा हूं ऑर्डर निकालने के लिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं ऑर्डर निकालने के लिए, बताएं जरा। करें जल्दी से, बताएं। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे रेट कांस्टेंट क्या आया, रेट लॉ क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बोथ द रिएक्टेंट, ये हम बाद में बात करेंगे। पहला काम ऑर्डर निकालें। 2 रिएक्टेंट दे रहे हैं ए और बी, कोई इक्वेशन नहीं दी है, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं लेनी है ना। इक्वेशन दे या ना दे हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्यों? हमें तो एक्सपेरिमेंट से मतलब होता है। हम तो अपनी तरफ से रेट लॉ मान लेंगे ना, कि रेट लॉ ये है ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, हमें तो एक्स वाई निकालना है। चलो ट्राई करें जरा, सभी लोगों का आना चाहिए। जनता कह रही है 1 1, मैक्सिमम लोग 1 1 कह रहे हैं। चेक कर लेंगे अभी हम। एक बार तुम बी को हटाओ, एक बार ए को हटाओ। एक बार बी को हटाओ, एक बार ए को हटाओ, है ना, इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट वाले सवाल होते हैं। करो, ट्राई करो। एक बार बी हटाना है, एक बार ए हटाना है। तो कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे ले लो कि बी कट रहा हो, और फिर 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे ले रहा हो कि ए कट रहा हो। 1 1 कह रही है ज्यादातर जनता, बहुत बढ़िया। 1.5 मिनट के अंदर आंसर निकाल लिया है आप लोगों ने, बहुत सही। आइए जरा देखते हैं। मैं अगर ये ले लूं तो ये कट जाएगा, तो बी हट गया। ए चाहिए मतलब 1/2, ठीक है। इसकी पावर में एक्स बोल दूं, ठीक, 1/2 की पावर एक्स बोल दूं। और ये क्या आ रहा है, 2 × 10 की पावर -4 और 4 × 10 की पावर -4। इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो x क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो। इससे यहां जाने पर डबल हो रहा है, ये भी तो डबल हो रहा है। तो डबल कब होगा, जब ये 2 की पावर 1 होगी, तभी तो ये डबल आएगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी चॉइस हो। अगला देखो जरा, एक बार तुमने ये ले लिया, आप सुनो। एक बार तुम ऐसे लो कि ये कट जाए, ये और ये ले लो ना, देखो ये कट गया। तो ये क्या आ गया, डबल आ गया, मतलब 2/4 × 10 की पावर -2 कट गया, 1/2 आ गया। इज इक्वल टू, यहां 4/8 बनेगा, मतलब ये 1/2 बनेगा। इसकी पावर y कर दूं मैं, तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो एक्स भी 1 आया, वाई भी 1 आया, तो रेट लो तुम्हारा क्या आ गया, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1। चेक कर लो जरा एक बार सभी लोग, क्या आपका ऑर्डर 1 1 आया? क्या आपका ऑर्डर 1 1 आया? क्या आपका ऑर्डर 1 1 आया? ठीक है भाई। अब मुझे रेट कांस्टेंट, अब अपन ये निकाल लेते हैं, ठीक है, ये आपका रेट लॉ बन गया। अब आप ये निकालो, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 की पावर -4। निकाल लेते हैं जरा, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, मान लो फर्स्ट ले लिया, ठीक है, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के, ये क्या है 10 की पावर -2, और बी क्या है 2 इंटू 10 की पावर -2। सही बात है, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, 10 की पावर -4 राइट साइड बनेगा ना, तो के 1 आ जाएगा आपका। क्या के तुम्हारा 1 आ रहा था? इसका मतलब ए वाला स्टेटमेंट गलत है। रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज दिस, एकदम सही है, तो बी वाला सही है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अगर तुम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे, देखो ये जो रेट लॉ है, इसमें तुम ए को डबल करोगे तो 2a हो जाएगा, और बी को डबल करोगे तो 2b हो जाएगा, और डबल डबल मतलब 4 गुना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा ए और बी का, है ना, तो एकदम सही है, एकदम सही है भाई। इसको डबल करोगे, इसको डबल करोगे, 2 इंटू 2 होगा ना, तो कितना कह रहे हैं 4 टाइम्स, ये सही है। तो चेन नहीं, आंसर आ जाएगा बी और सी। कितने लोगों का सही था चेक कर लो, कितने लोगों का बेटा सही था। देखो तुम्हें कॉपी में पेन चलाना होगा, आंखों से देख के आंसर नहीं आया करते, ठीक है भाई, तुम्हें पेन चलाना ही पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। हाँ, आंखों से देख के चीजें आसान जरूर हो जाएंगी तुम्हारी, कि अच्छा इसमें ऐसा करना है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, एटलीस्ट थोड़ा तो लिखो, नहीं तो फिर चीजें ऊपर से जाने लगेंगी बेटा। एक बार के चेक कर लो, के 1 आया आपका, है ना। चलो जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, डन है मामला, समझ गए। तो अब आपसे टेबल वाले सवाल गलत नहीं हुआ करेंगे, हमेशा सही किया करना। अब चलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर। अब आप समझिएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी होती है, जैसे मान लो मुझे एक रिएक्शन दे रखी होगी मास्टर रिएक्शन, मतलब मास्टर रिएक्शन का मतलब क्या है, जिस रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा होगा ऐसा बताया गया होगा आपको, लेकिन उस रिएक्शन को होने में बीच में और भी स्टेप हुए होंगे। तो सबसे नंबर 1 मैं बता रहा हूं, मास्टर रिएक्शन गिवन होगी आपको। सेकंड नंबर पे यहां पर नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी, नंबर ऑफ रिएक्शन, अब ये 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी मैकेनिज्म उससे कितने स्टेप में रिएक्शन करवा रही है ना। तो पहले तुम्हें कोई मास्टर रिएक्शन दी जाएगी, फिर नंबर ऑफ रिएक्शन दी जाएंगी। अब इस नंबर ऑफ रिएक्शंस में कुछ फास्ट रिएक्शन होंगी, ठीक है, और एक स्लो रिएक्शन होगी, ध्यान रखना, 1 स्लो रिएक्शन। क्यों? किसी भी रिएक्शन में एक ही स्लो हो सकती है, तो आप बोलोगे सर एक फास्ट हो सकती है, मतलब एक स्लो होगी, उसके अलावा जो बची वो फास्ट में रख देते हैं अपन। भाई जैसे मान लो मेरे पास 3 रिएक्शन हो रही है, ठीक है, 3 रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3। अगर सेकंड वाली तुम्हारी स्लो रिएक्शन है तो हम 1 और 2 को फास्ट की कैटेगरी में रख देते हैं, ऐसा। तो किसी भी रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्लो रिएक्शन होती है, ऐसा क्यों मानते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ लिखने को बोला, समझना बात को, है ना, मैंने आपको बोला बेटा नोट कर लो, ठीक, बेटा नोट कर लो, आपने नोट करना चालू किया, आप नोट कर रहे हो, सभी लोग जितने भी 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सब लोग नोट कर रहे हैं। तो मैं कब तक रुकूंगा, मैं कब तक मान के चलूंगा कि आपने नोट कर लिया? जब तक आपके क्लास का सबसे आखिरी स्टूडेंट ना लिख ले, मैं तभी तक ही तो मानूंगा कि चलो सबने लिख लिया। मैं किसका इंतजार करता हूं? मैं उसका इंतजार थोड़ी करूंगा जो 2 सेकंड में लिख रहा है सर हो गया। मैं तो उस बच्चे का इंतजार करूंगा ना जो सबसे स्लोएस्ट होगा, जो लिख लेगा तो मैं समझ जाऊंगा सबने लिख लिया।
तो मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं, तो मैंने उसको पकड़ रखा है बस कि इस क्लास में ये स्लोएस्ट है। तो मुझे बस ये देखना है कि इसने लिख लिया कि नहीं। अगर इसने लिख लिया मतलब सबने लिख लिया, ठीक है। तो उस स्लोएस्ट वाले बच्चे को मैंने पकड़ा, उसने लिख लिया मतलब सबने लिख लिया। तो बाकी सब किसकी कैटेगरी में आ गए? फास्ट की कैटेगरी में आ गए। समझ गए? ठीक है, बात समझ में आई? समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सबसे स्लोएस्ट वाले बच्चे को मैंने पकड़ा और उससे पूछा बेटा तूने लिख लिया? वो कहेगा यस सर, तब मैं मान लूंगा सबने लिख लिया। तो किसी भी रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्लो रिएक्शन हम मानते हैं जो कि स्लोएस्ट होती है, सबसे धीमी, है ना। आपकी क्लास में भी सबसे स्लोएस्ट बच्चा होगा, तो उसी को ही हम मान लेंगे कि वो स्लोएस्ट है। बाकी सब उसके कंपैरिजन में क्या है? फास्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। आइए जरा आप रिएक्शन देखते हैं ना, इसको नोट नहीं करना, बस ऐसे ही समझा रहा था। अब आप मेन रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, कैसी दिखती हैं? ऐसी दिखती हैं रिएक्शन। देखो कैसी दिखती हैं, ऐसी। ध्यान से देखना, आपको एक रिएक्शन दे रखी है क्या? 2ab प्लस b2 से क्या बन रहा है? 2ab2। ये है आपकी रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे? मास्टर रिएक्शन। क्यों? इस रिएक्शन के लिए हमें बातें करनी है, मास्टर रिएक्शन के लिए हमें बात करनी है। आराम से समझना, एक क्वेश्चन से ही समझ जाओगे, ठीक है। मास्टर रिएक्शन क्या होती है? ये हमने नाम रखा मास्टर रिएक्शन, कि हम इसको मास्टर मान के चलेंगे। मास्टर रिएक्शन मतलब इसके लिए हमें बात करनी, मतलब हमें ऑर्डर इसके लिए निकालना है, मास्टर रिएक्शन के लिए निकालना है, ठीक है। किसके लिए निकालना है? मास्टर के लिए, ठीक। अब उन्होंने ये बोला कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है, ये गिवन होगा, ये पूरा क्वेश्चन है ना, ये गिवन रहता है। द मैकेनिज्म इज, मैकेनिज्म उसकी ये है कि पहले स्टेप में यहां पर जो दो मॉलिक्यूल ए बी के थे, इसमें से दो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पहले स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ए बी का पार्टिसिपेट कर रहा है। किसके साथ? B2 के साथ। तो क्या बना? बीच में कुछ इंटरमीडिएट बना, AB3। देखो इस रिएक्शन में जो नहीं है वो इंटरमीडिएट है। भाई इस रिएक्शन में AB3 है क्या? मास्टर रिएक्शन में नहीं है, मतलब बीच में वो कुछ बना, AB3 बना, ठीक है। और ये रिएक्शन तेज है, ये बताएंगे आपको, है ना। फिर स्टेप 2 में क्या हुआ? ये जो AB3 है वो इसके बचे हुए मॉलिक्यूल के साथ, दो थे ना यहां, देखो दो थे, दो में से एक ने यहां पार्टिसिपेट कर लिया। अब दो में से एक यहां चला गया तो दूसरा यहां जाएगा। तो AB3 जो बना वो AB के साथ रिएक्शन करके AB2 बना रहा है, 2 मोल। और ये रिएक्शन जब हो रही है तो ये स्लो है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको सपने नहीं आते, एग्जामिनर देगा आपको। भाई आपको कैसे पता कौन सी रिएक्शन फास्ट कौन सी स्लो? तो वो आपको हमेशा गिवन रहता है, ऑलवेज तुम्हें दिया जाएगा, ठीक, ऑलवेज दिया जाएगा। और फास्ट रिएक्शन जो होती हैं वो यूजुअली इक्विलिब्रियम वाली होती है, ध्यान रखना। अगर इक्विलिब्रियम नहीं भी लिखा है तो ये समझ लेना कि एग्जामिनर चाहता है कि तुम उसको इक्विलिब्रियम मान के चलो। मान लो यहां सिंगल एरो भी लिखा होता तो भी हम इसको अपनी तरफ से रिवर्सिबल मान के सॉल्व करते, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसको क्या मान लेते हैं? इक्विलिब्रियम। दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया है तो मान लेंगे। यहां दिया है उन्होंने इक्विलिब्रियम का साइन, बिल्कुल सही बात है। तो ये इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन होती है। क्लियर? तो ये चीजें आपको पहले से पता, अभी तक मैंने सॉल्व करना नहीं बताया, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं क्या क्या गिवन है। एक मास्टर रिएक्शन दी जाएगी, ठीक, एक तुम्हें स्लो रिएक्शन दी जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली एक से ज्यादा दी जा सकती है, ठीक है। अभी इस सवाल में एक दी है, हो सकता है आगे आने वाले सवालों में फास्ट रिएक्शन दो दो दे रखी हो, है ना, क्योंकि हम एक को ही स्लो मानते हैं। यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो मुझे फटाफट से, यहां तक क्लियर है क्या? फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो सिखा ही दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है वो तो बता ही देंगे। पहले तुम ये समझ लो कि रिएक्शन का मतलब क्या है, ये सवाल का मतलब क्या है। हमें इसके लिए मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। क्या करना है? इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ लेते हो। हमें मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है, बस ये तुम्हें दिमाग में रखना है, रेट लॉ लिखना है। मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है, बस इतना दिमाग में रखो, बाकी तो हम सॉल्व करना बता देंगे। मास्टर रिएक्शन के लिए लिखना है, क्लियर है? सवाल समझ गए? तो ये जो AB की रिएक्शन B2 से हो रही है, जिससे AB2 बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वन स्टेप में नहीं हो रहा है ऐसा।
वन स्टेप में नहीं हो रहा कि दो रिएक्टेंट आपस में मिल गए और उन्होंने क्या बना लिया, प्रोडक्ट। बेटा बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है जिसका नाम क्या है, AB3। देखो AB3 क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक, तो मास्टर रिएक्शन डायरेक्ट वन स्टेप में नहीं हो रही है, इसलिए तो ये कॉम्प्लेक्स है, तभी तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अगर ये वन स्टेप होती तो हम सीधे नहीं बोलते थे सर 2 और 1 3, ऑर्डर 3, मॉलिक्यूलरिटी 3, है ना। ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए तो हम अलग तरीके सीख रहे हैं इसके लिए। यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए, पक्का। अपूर्वा का कहना है सर एक से ज्यादा स्लो हो सकती है, अभी क्या बोल रहे थे बेटा, स्लो एक ही होती है, फास्ट एक से ज्यादा होती। क्यों, जो सबसे स्लोएस्ट बच्चा होगा क्लास में उसको हम मान लेंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे, इसके अलावा सारे फास्ट हैं। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। अब आपको क्या करना है, मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है। चलो भाई लिखो, लिखो जरा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए कुछ रेट कांस्टेंट अपनी तरफ से के मान लेता हूं। दिया है तो अच्छी बात, नहीं तो के मान लो। बताओ जरा मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखकर कैसे लिखोगे। R इज इक्वल टू के AB की पावर 2 मत लिख देना बेटा, नहीं तो फिर कर क्यों रहे हो ये, B2 की पावर Y। क्या ये बात सही है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा आराम आराम से समझना होगा, है ना। क्यों, एक सवाल अगर आप समझ गए ना, एक सवाल सेट प्रोसीजर है, कोई भी दुनिया का सवाल दे दे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऐसे निकलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूं, एक सवाल समझना जरूरी है। एक समझ लिया, सारे बन गए। मास्टर रिएक्शन के लिए सही लिखा है क्या, चेक करो। सही है, क्लियर है एकदम, चलो बहुत बढ़िया। तो AB की पावर X और B2 की पावर Y मैंने अपने मन से X और Y मान लिया, एकदम क्लियर है सब कुछ, चलो बहुत बढ़िया। तो एक बहुत बड़ा काम हमारा हो गया, हमारा रेट लॉ बन गया ये। अब मुझे X और Y पता करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से स्लो कौन सा है, ये वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो स्लो रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, स्लो रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या होती है बताओ, क्या ये एलिमेंट्री होती है, सही बात है, एलिमेंट्री होती है, या वन स्टेप या सिंगल स्टेप। ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती है क्या, कहीं भी स्लो लिखा हो आंख बंद करके बोल देना एलिमेंट्री, मतलब स्लो तो देख लेना आंख खोल के, उसके बाद बोल देना कि हाँ एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री या वन स्टेप या सिंगल स्टेप ये होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी स्लो रिएक्शन होती है उसको सिंगल स्टेप, एलिमेंट्री या वन स्टेप मानते हैं। तो सब लोग मानते तो हम भी मानेंगे। ठीक है, तो स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइन, क्यों एलिमेंट्री क्यों होती, क्योंकि वही तो रेट डिटरमाइन कर रही है किसी रिएक्शन की, कि वो रिएक्शन कितनी तेज कितनी स्लो है। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन को हम रेट डिटरमाइनिंग बोलते हैं। क्यों, आपकी क्लास किस स्पीड से चलेगी ये कौन डिसाइड कर रहा है, वो स्लोएस्ट बच्चा डिसाइड कर रहा है, जिससे मैंने पूछा था बेटा लिख लिया क्या, जिससे मैंने पूछा था बेटे तुमने लिख लिया क्या, तो वो कह रहा नहीं सर रोको रोको लिख रहा हूं। तो तुम्हारी क्लास का टाइम किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उससे पूछने पर वो कह रहा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। इसलिए स्लो स्टेप जो होता है वो वन स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। ठीक, तो ये बात आप जानते हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जिसको पता है अच्छी बात, नहीं पता है तो एक बार फिर लिख लो, यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ये, क्लियर है यहां तक, आराम आराम से सीखेंगे। क्यों, एक सीख गए ना तो सारे ऐसे ही होने हैं, कुछ अलग नहीं करना उसमें आपको, कि सर इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, यही तरीका है। मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लिखा है अभी तक हमने, बाकी तो हम चीजें समझ रहे हैं। डन है, हो गया, हो गया। अब आप बताओ मुझे
क्या मैं इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बता सकता हूं? बोलो जरा, ऐसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तुमको याद है कि नहीं? इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है बताओ? इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है? ऐसे ही पूछ रहा हूं बस जानकारी के लिए, देखता हूं तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, जल्दी बता दो बेटा। यहां इसकी मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा मत करना सर, 2 और 1 3 बोल दो, गलत हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं है, कॉम्प्लेक्स है ना ये। अगर मैं पूछूं बताओ बेटे, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है? यस, तो स्लो स्टेप के लिए बता सकते हो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है। ठीक है, और ये रिएक्शन तो फास्ट है, तो फास्ट के लिए हम बात ही नहीं करते इन सब चीजों की। क्यों? इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन बहुत फास्ट होती है ना। क्लियर है एकदम? यस, एकदम सही है। तो समझ गए बात? ये जो मैं बोल रहा था आपसे 1 2 दिन पहले बातें कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, उसमें भी तुम स्लो स्टेप के लिए बता सकते हो। तो ये एकदम क्लियर है सबको यहां तक? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्लो स्टेप है तो इसका कुछ के रहा होगा, तो मैं इसके के को K1 मान लेता हूं अपनी तरफ से, K1, क्योंकि मैंने उसको के माना है ना, तो इसको K1 मान लिया। आप के डैश भी मान सकते हो, ठीक है, के डैश मान ले, जैसा भी तुम। K1 मान लेता हूं, अच्छा लगेगा, K1 मान लिया मैंने इसको। ठीक है भाई, K1 मान लिया, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं स्लो स्टेप के लिए रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या आप? बोलो, क्या स्लो स्टेप के लिए रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप? बताएं, बोलो जरा, बोलो, क्या स्लो स्टेप के लिए रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो? बताओ, लिख के बताओ जरा क्या आएगा। R = K1 AB3 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। यस, क्यों? स्लो स्टेप के लिए कॉफिशिएंट, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी वाली बातें सेम रहती है ना। तो AB3 की पावर 1 और AB की पावर 1। बहुत बढ़िया लिखा, बिल्कुल सेट प्रोसीजर है, हर सवाल में ऐसे ही करना है। मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखा, स्लो रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो। अब आप इनको मैच कराओ, मैचिंग मैचिंग कराओ। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? यस और नो में आंसर दें। क्या ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है? जल्दी बताएं, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? जल्दी बताएं। नहीं हो रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, आंखों से देख लो। अरे बेटा इधर देखो जरा आंखों से, ये मैच नहीं हो रहे हैं, इनको मैच कराना है। भाई मैच कराओगे तभी तो तुम एक्स और वाई निकाल पाओगे। मैच कैसे कराओगे? अब तुम्हें फास्ट रिएक्शन की हेल्प लेनी है। किसकी? इसकी। समझ गए बात को? फास्ट रिएक्शन की तुम्हें हेल्प लेनी है, और फास्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली है, और इक्विलिब्रियम में हेल्प कौन करेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार बता दो, भूल गए, हमने क्लास 11th में पढ़ा था, और 11वीं तो हमें पता है कैसी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैसे लिखा करते हैं? अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्विलिब्रियम में है गामा सी प्लस डेल्टा डी के साथ। ठीक है, अगर ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का है, ये बैकवर्ड का है, तो केसी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है KF/KB, और इसको भी हम कैसे लिखते हैं? सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर गामा, डी की पावर डेल्टा। ये तरीका होता है केसी लिखने का, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ऐसे तुम लिखा करते हो। चेक कर लो जरा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी मैंने लिखा है। क्या तुमने क्लास 11th में ऐसे ही लिखा था? केसी लिखना सिखा दिया मैंने तुम्हें, ऐसे लिखते थे केसी। अब आप यही वाली चीज लगा के मुझे फास्ट रिएक्शन का केसी लिख के बताओ। देखो, फास्ट रिएक्शन का AB+B2 से AB3, AB+B2 से AB3। चलो जरा, इसके लिए मैं केसी बोल देता हूं, क्या है बताओ जरा, केसी क्या आएगा? यहां KF और KB,
ठीक है, बताओ जरा क्या आएगा। के एफ के बी की जरूरत नहीं है यहां पर, क्यों? केसी तुम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हो, तो मैं के एफ के बी हटा रहा हूं। अगर कभी आपको क्वेश्चन में के एफ के बी दिया है तो हम के एफ अपॉन के बी से केसी निकाल सकते हैं। अभी तो तुम मुझे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख दो। केसी को हम के एफ के बी के टर्म में भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। आप मुझे इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख के बताओ। के एफ के बी चलो पता है आपको भी और हमें भी, है ना। आप तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख के बताओ क्या आएगा। तो यहां से बेटा केसी का एक्सप्रेशन बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी थ्री की पावर 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी की पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिट्टू की पावर 1। क्या यही आएगा? चेक कर लें जरा सभी लोग, क्या यही आएगा? काफी लोगों ने लिखा, वेरी नाइस। ठीक है, एकदम सही है। केसी जब लिखते हो ना तो वो एक्स वाई जेड वो नहीं करना, केसी लिखते टाइम कॉफिशिएंट को ही पावर बनाते हैं, याद करो, है ना। क्या तुम्हारा केसी यही आया? अब आप जरा गौर फरमाइए यहां पर, क्या मैच नहीं कर रहा था? बोलो, क्या मैच नहीं कर रहा है? देखो, आर मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। के मैच कर रहा है क्या? के मैच कर रहा है, के को मैच कराना ही नहीं है, ठीक है। क्यों? के कुछ नया आएगा उसको हम नया कांस्टेंट बोल देंगे, के को मैच नहीं कराना। मैच किसे कराना है? ना तो आर कराओ ना के कराओ, ये तो मैच कर ही रहा है ना। और के वाला तो हम अपने आप से अपने तरफ से कोई कांस्टेंट मान लेंगे, अभी हम बनाएंगे, है ना। आप तो बस इनको देखो, किसको? कॉन्सेंट्रेशन को। के छोड़ दो अभी, है ना, आर छोड़ दो। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। ये कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। B2 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो क्या हटाएं कि मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ बन जाए? सोचो, दिमाग में सोचो, मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के, चैट बॉक्स में लिख के। इसमें क्या क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन टर्म सोचो, है ना। ए बी चाहिए, यहां ए बी है, ठीक है सर। यहां क्या चाहिए? B2, लेकिन यहां क्या है? AB3। तो तुम्हें क्या करना है? AB3 को हटाना है। मतलब इस वाली इक्वेशन में AB3 को हटाना है। AB तो मैच कर गया और B2 तो तुम्हें मास्टर इक्वेशन में चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, AB3 को हटाना है। कैसे हटेगा? अब देखना जरा, ये तुम्हारा केसी था, यहां से तुम AB3 की वैल्यू निकाल लो। AB3 की वैल्यू क्या आ गई? केसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां कर दो, केसी AB और B2। क्या आ गई? केसी AB और B2, यही आ गई। अब इस वाले को पुट कर दो, पुट इन रेट एक्सप्रेशन ऑफ स्लो स्टेप। इसको पुट कर दो रेट एक्सप्रेशन में स्लो स्टेप के, ठीक है। तो क्या आ गया? केसी AB और B2, है ना। केसी AB B2, तो यहां पुट कर रहा हूं मैं। तो R इज इक्वल टू K1 AB3 क्या आएगा? केसी AB B2, और पहले से एक AB था, देखो पहले से एक AB था, देखो 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 देखो, पहले से एक AB था। AB3 को मैंने पुट कर दिया, आ गया, देखो। अब मैं इसको नया कांस्टेंट बोल देता हूं, K1 KC को K डैश बोल देता हूं अपनी तरफ से। मुझे दिमाग में है कि हाँ K डैश K1 KC है ना। आपको नहीं बनाना मत बनाओ, हम तो बनाए थे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। K1 KC को मैंने K डैश बोल दिया। K डैश मत बोलो, इसके बराबर बोल दो ना। क्यों? AB और B2 टर्म आ गया ना, हाँ। तो K डैश मत बोलो, K बोल दो। क्यों? K के बराबर ही तो आएगा ये। अब आप K डैश बोलोगे फिर K इक्वल टू K डैश लिखो, इसलिए K ही बोल दो, है ना। तो K1 इंटू KC K के बराबर आएगा। क्यों? ये वाले टर्म आ गए, मैच कर गए। AB और AB क्या आ जाएगा? AB की पावर 2 और B2, देखो बन गया, आ गया आंसर। क्या आ गया? यही तो मास्टर इक्वेशन का रेट लॉ था। X क्या आया? 2, कंपेयर करा लो, और Y क्या आया? 1। तो ओवरऑल ऑर्डर N क्या आ गई? 2 + 1 यानी कि 3। इस तरीके से तुम निकाला करते हो, एकदम सेट प्रोसीजर है। पहला सवाल था इसलिए पूरा डिटेल में समझाया, पहला सवाल था इसलिए पूरा डिटेल में समझाया, ठीक है। नोट करो, फिर एक और बार समझाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला पेज दिखाऊंगा, आप उसको नोट कर लेना, ठीक है।
इसको पूरा नोट करने के लिए 2 मिनट देंगे, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा और फिर मैं एक बार पूरा समझा दूंगा प्रोसेस क्या है, फिर आप अप्लाई कर लेना, सवालों में बन जाएगा। लिख लिया? अरे चलो बहुत बढ़िया यार, 1.5 मिनट में लिख लिया तो वेरी नाइस, अच्छी बात है। तो अब इसको लिख लो जरा फटाफट से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। लिख लो इसको अच्छे से, क्योंकि सारे सवाल एक ही तरीके से होने हैं जो सिखाया है। लिख लो तो बता देना। हो गया क्या? चलो वेरी नाइस, हो गया। हम्म। अब आप पूरा का पूरा प्रोसेस फिर समझें। आइए स्टार्टिंग से चलते हैं, एक बार समझाता हूं फिर कर लेना, 1 मिनट में समझा देता हूं। आपको हमेशा एक मास्टर रिएक्शन दी जाएगी, ठीक है, जैसे ये सवाल है। अब ये कितने स्टेप में हो रही है, ये 2 3 4 5 जितने भी स्टेप दे दें आपको दे सकते हैं, है ना। मान लो 10 स्टेप दे रखे हैं, ऐसी बोलने के लिए बोल रहा हूं, 10 स्टेप में, तो 10 में से एक में कहीं स्लो लिखा होगा, बाकी सारे फास्ट होते हैं। ठीक है, फास्ट लिखा हो नहीं लिखा हो, बाकी सारे फास्ट, स्लो जरूर लिखा होगा, है ना। तो स्लो रिएक्शन यहां लिखी है, फास्ट रिएक्शन यहां लिखी है। इस रिएक्शन में दो दे रखे हैं, इस क्वेश्चन में 2 रिएक्शन दे रखी हैं कि पहले ए बी बी टू के साथ रिएक्शन करके ए बी थ्री बना रहा है, ए बी थ्री एक इंटरमीडिएट है, और फिर वो ए बी थ्री ए बी के साथ रिएक्शन करके ए बी टू बना रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लो तुम लिख चुके हो, ऐसे एक्स और वाई के टर्म में आएगा हमेशा। मास्टर रिएक्शन के लिए तो एक्स और वाई के टर्म में लिखोगे ना, वही तो निकालना है तुम्हें। स्लो रिएक्शन के लिए कॉफिशिएंट जो होंगे वही पावर बना के रेट लो लिख लेना। दोनों रेट लॉ को कंपेयर करा लेना, जो मैच नहीं कर रहा है वो हटा देना। ठीक है, और कहां से हटाना है, इससे मत हटा देना, ये तो तुम्हें चाहिए। इस वाले एक्सप्रेशन से तुम्हें वो टर्म हटाना है जो इसमें नहीं आ रहा। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। इस वाले रेट लॉ से वो टर्म हटाना है जो मास्टर इक्वेशन में नहीं आ रहा है, उल्टा मत कर देना, है ना। तो इस वाले टर्म, इस वाले रेट एक्सप्रेशन में जो टर्म आपको हटाना है वो कौन सा, जो इसमें नहीं आ रहा। इसमें ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें बी टू आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है, ए बी थ्री आ रहा है, इसको हटाना है जो कि इसमें नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहां से आपको ए बी थ्री हटाना है। कैसे हटेगा, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन। अब आपको इस पर्टिकुलर सवाल में एक ही दे रखी तो उसी को यूज करना है। हो सकता है कभी एक से ज्यादा आपको इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन आ जाए, तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हम कौन सी इक्वेशन लें जिससे ये हटे, है ना। तो यहां ए बी प्लस बी टू से ए बी थ्री, ये फास्ट रिएक्शन थी तुम्हारी, है ना, यही थी फास्ट। तो इसके लिए केसी तुम्हें लिखना है। कभी कभी केसी डायरेक्ट यहां पर लिख के दे देते हैं, कभी नहीं लिखते, ऐसे के एफ के भी लिख देते हैं। तो तुम केसी को के एफ बाई के बी लिखकर भी लिख सकते हो। ठीक है,
लेकिन तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म हटाना होता है। तो केसी क्या आएगा, AB3 डिवाइडेड बाय AB और B2, ऐसा लिख दिया। अब यहां से AB3 निकाल लिया, केसी AB B2, ये मैंने पुट कर दिया स्लो वाले में इसमें। तो यहां क्या आया, K1 पहले से था, AB3 क्या है, केसी AB B2। अब मैंने K1 इंटू केसी को कुछ कांस्टेंट मानना था, मैं K मानूंगा, क्यों, क्योंकि अब तुम्हारा AB B2 और AB आ चुका है, देखो ये मैच कर गया ना इससे। इसका मतलब जो कांस्टेंट होगा वो यही तो होगा, सेम ही होगा। आपकी इच्छा है सर हम K डैश लिख लें, लिख लो। तो आप फाइनल स्टेप में फिर ये लिख देना K इक्वल टू K डैश है, बात तो बराबर ही है ना। ठीक है। अब यहां आया K1 KC जिसको मैंने K लिखा, AB और AB दो बार दे रखा है तो पावर 2 आ जाएगी, और B2 इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, यही आपका रेट लॉ बन चुका है, X2 आ जाएगा, Y1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। एक बच्चा कहना है सर स्लो में हम कॉफिशिएंट को पावर क्यों मानते हैं, क्योंकि बेटा स्लो स्टेप जो रिएक्शन होती है वो वन स्टेप की होती है, एलिमेंट्री होती है, और एलिमेंट्री ऑर्डर के लिए ऐसा बोला गया है कि जो कॉफिशिएंट है वही उसकी पावर होती है। जब कभी भी उन एलिमेंट्री रिएक्शन की स्टडी की गई तो ऐसा पाया गया कि जो इसका कॉफिशिएंट है वही इसकी पावर के बराबर आ रहा है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्राई करोगे, आप सवाल करो तो अच्छा लगेगा। पहले डाउट पूछ लो, आपके क्या क्या डाउट है इसमें, जमाने भर के डाउट होते हैं आप लोगों के। पूछो, एक सवाल दूंगा नहीं तो फिर मैं अगला आपको करना है। आर कैसे सेम हुआ, क्यों भाई, हम तो रेट का एक्सप्रेशन बना रहे हैं ना, हम रेट का एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तुम्हारी इच्छा है कि नहीं सेम करना, मत करो, लो यहां R1 कर लें, यहां R2 कर लें, सही है, ऐसा करना है तुम्हें, कोई बात नहीं। तो यहां क्या करूंगा मैं, R2, यहां R2। अब जब ये देखोगे और ये देखोगे तो आप लिखोगे ना R1 इक्वल टू R2 ही तो बोलोगे, क्यों, हम तो ये सेम कर रहे हैं ना भाई, हम AB और B2 को बना रहे हैं, देखो बन गया। इसका मतलब इसी के लिए तो रेट लिख रहे हैं, तो R1 R2 तुम बाद में बराबर लिखो, इससे अच्छा पहले आर आर मान लो ना, क्योंकि हमें उसी टर्म में ही कन्वर्ट करना है, मास्टर रिएक्शन ही तो बना रहे हैं हम इसको, तो सेम ही हो जाएगा ना आर तो। हम्म सर के को K1 इंटू, सॉरी K1 इंटू के सी क्यों लिखा, नहीं लिखना, मत लिखो, मत लिखो, नहीं लिखना, मत लिखो। K1 इंटू के सी ये कांस्टेंट है कुछ, भाई K1 कांस्टेंट, के सी कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है, क्या मानना है तुम्हें, क्या मानना है, के नहीं मानना, मत मानो, क्या मानना है, बोलो, पी मानना, पी मान लो। अब जब फाइनल जब कंपैरिजन कराओगे इन दोनों को तो P इज इक्वल टू के बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हम बना ही वो रहे हैं, P मान लो, P के बराबर हो जाएगा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें कांस्टेंट मानना हो, वो तो बराबर ही होगा ना, क्यों, रेट एक्सप्रेशन ही वो बन रहा है। ठीक है, चलो सवाल करें फिर, आइए। अब आपके सामने सवाल आ रहा है, समझ लेना, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल का पैटर्न सेम है, जैसे आपको सिखाया है वैसे ही करना है। ठीक है, अब वही पिछला वाला क्वेश्चन आप बार बार समझोगे तो नहीं सीखोगे, नया सवाल है, इसमें ट्राई करो, जो सिखाया है तो सीख जाओगे। ठीक है, करो, ट्राई करो। आपको ये सवाल करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है, सबका आंसर आना चाहिए जैसे सिखाया है। करें, ट्राई करें जरा और आंसर बताएं। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन चाहिए तो मैं मास्टर रिएक्शन के लिए चाहिए। बताएं जरा, क्या लग रहा है। एक कह रहा है स्लो रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, बेटा जब नींद खुल जाए ना तब तुम्हें अपने आप पता चल जाता है, जब नींद के झोंके आते हैं ना तब पता नहीं चलता स्लो रिएक्शन का, नींद खुल जाए तो पता चल जाता है। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया तुम्हें, सपने थोड़ी आते हैं स्लो रिएक्शन के भाई,
तुम्हें गिवन होगी ना क्वेश्चन में। चलो बताओ जरा। एक कह रहा सर फास्ट भी एलिमेंट्री होती है। फास्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम की होती है यूजुअली, और इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन सारी एलिमेंट्री होती है। एक कह रहा सर रिएक्शन को कैसे कंपेयर करें। बेटा स्लो स्टेप के रेट को फास्ट मास्टर इक्वेशन वाली से कंपेयर करा के देखो। मैच कर रहा है तो अच्छी बात, नहीं कर रहा है तो जो टर्म मैच नहीं कर रहा है वो रिप्लेस करो। किसका करो, लेकिन स्लो स्टेप वाले का रेट लॉ का कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैच नहीं कर रहा होगा, उसको रिप्लेस करके मास्टर इक्वेशन बनानी है। तुम तो दिमाग में ये ध्यान रखो, मास्टर इक्वेशन बनानी है तुम्हें, है ना। अबे एक बच्चे ने पूछा है सर कौन सी फास्ट लें। बेटा दिमाग का इस्तेमाल करो तो पता चल जाएगा। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सी फास्ट लेनी चाहिए। आया कुछ। एक बच्चा कह रहा सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बेटा देखो शॉर्ट ट्रिक जहां होगी वहां बताएंगे, जहां पूरी प्रोसेस फॉलो करके निकाला जाता है वहां नहीं। यही समझ लो, यही शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारे लिए कि ये तरीका बताया जा रहा है। कभी कभी तरीके भी शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करते हैं। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। ये है हमारी मास्टर इक्वेशन। ये क्या है, मास्टर इक्वेशन। इसके लिए हमें रेट लॉ लिखना है, तो लिखूंगा R इज इक्वल टू, इसका कुछ K मान लेते हैं, K A2 की पावर X और B2 की पावर Y। आई होप आप सभी लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। स्लो स्टेप कौन सा है इनमें से, देखो ये रहा स्लो। स्लो के लिए लिखेंगे R, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको यहां पर K1 मान लेते हैं। ठीक है, तो K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। क्यों, कॉफिशिएंट इसका क्या क्या है, 1 1 है, तो पावर तुम यहां 1 1 लगा दो या ना लगाओ, बात बराबर ही है। अब इन दोनों को मैच कराएंगे। ए वाला मैच नहीं कर रहा, B2 मैच कर रहा है। ए वाला नहीं कर रहा तो ए को हटाना है। अब ए वाला टर्म को हटाना है तो ये वाला फास्ट लोगे या ये वाला फास्ट लोगे, देखो। अब थोड़ा सा यहां दिमाग ये लगाना है, अगर मैं ये वाला ए लेता, सुनना ध्यान से, अगर मैं ये वाला ए लेता और ये फास्ट लेकर मैं सॉल्व करता, तो इस फास्ट के लिए कैसी लिखता मैं, क्या ए बी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी। अब मैं यहां से जब ए निकालता तो उसमें ए बी आ रहा है ना, मुझे वहां ए बी चाहिए नहीं है, देखो मुझे तो A2 B2 चाहिए ना। तो थोड़ी सी दिमाग यहां पर यह लगानी थी कि हमें इस वाले फास्ट का कोई मतलब नहीं है सवाल सॉल्व करने में, हमें ये वाला फास्ट लेना पड़ेगा। और इस वाले फास्ट को लेकर तुम इसका केसी लिखोगे तो क्या आएगा, देखो इसका केसी लिखोगे तो आएगा ए इंटू ए स्क्वायर बोल दूं, क्यों, 2 बार ए दिया है ना, तो ए इंटू ए लिखो। या तुम लोगों में कम बुद्धि है तो हम 2 बार भी लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर ए इंटू ए लिख सकते हो। ठीक है, कम बुद्धि वालों के लिए ये डिवाइडेड बाय A2 ऐसा दिखेगा। अब यहां से तुम केसी को लिख लोगे ए स्क्वायर अपॉन A2। ठीक है, और यहां से तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर तुम्हारी आ जाएगी केसी इंटू A2, और यहां से ए आ जाएगा, अंडर रूट ले लोगे तो केसी की पावर हाफ, अंडर रूट आ गया है ना, और A2 की पावर हाफ। और इसको तुम क्या कर दोगे, पुट इन रेट एक्सप्रेशन ऑफ स्लो स्टेप, रेट एक्सप्रेशन ऑफ स्लो स्टेप, यही करना है, सेम सेट प्रोसीजर है। तो यहां से आ जाएगा R इज इक्वल टू K1, ए को रख दिया केसी की पावर हाफ
A2 की पावर हाफ और बेटा B2 की पावर 1। ठीक है, ये 2 थोड़ा अंदर ले लो, इसके यहां ले लो 2। ठीक है, तो R इज इक्वल टू K1 इंटू KC की पावर हाफ को मैं K लिख दूंगा, A2 की पावर हाफ और B2 की पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका क्या आया? X आ जाएगा 1/2, Y आ जाएगा 1, N आ जाएगा X प्लस वाई हाफ प्लस 1। बचपन से 3/2 लिखते हुए आ रहे हो, इसको चेक कर लो जरा। क्या आप लोगों का यही आंसर आया? एकदम आसान सेट प्रोसीजर। इस वाले फास्ट को मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां ए बी आ जाता, और रेट एक्सप्रेशन में इसमें ए बी नहीं आ रहा, देखो, है ना? क्लियर है एकदम? कुछ हद तक चीजें क्लियर हुई। स्लो स्टेप से रेट लिखो, फास्ट की हेल्प से मास्टर इक्वेशन बना लो, सिंपल सी बात है। स्लो से रेट स्टेप लेकर फास्ट की हेल्प लगाकर मास्टर इक्वेशन का रेट लो बनाना है। क्लियर है? एक सवाल और करेंगे तो आप समझ जाओगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए। ठीक है, लिख लो। लिखा क्या? समझ गए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे निकालना है? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। चलो एक सवाल और आ रहा है, संभालना भाई। चलिए एक सवाल आपके सामने, आपकी जिंदगी में। द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr। ठीक है भाई, NO प्लस Br2 से NOBr बना रहे हैं, और फॉलोइंग मैकेनिज्म आपको गिवन है। 2NO प्लस Br2 से NOBr, ये स्टेप 1 2 3 करके बना सकते हो आप, है ना? ये क्या है? फर्स्ट स्टेप। ये क्या है? सेकंड स्टेप। ये क्या है? थर्ड स्टेप, है ना? अब ये कह रहे हैं इफ द सेकंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। थोड़ा सा यहां पर प्रिंटिंग एरर है, 1 मिनट को इसको सही कर दें जरा। ऐसा कह रहे हैं ये। चलिए भाई, क्या कहना है इनका? इफ सेकंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO चाहिए। करोगे ट्राई? करोगे ट्राई? करो ट्राई। अब पहले मास्टर इक्वेशन लिख लो, क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr। NO विद Br2, NO विद Br2 टू फॉर्म क्या? NOBr, ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, NO प्लस Br2 से NOBr। ठीक है, अब मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं पहले, मुझे रिएक्शन तो गिवन होनी चाहिए ना। NO प्लस Br2 से NOBr, तो यहां मैं 2 कर दूं तो Br बैलेंस, और यहां 2 कर दूं तो ये आपकी मास्टर इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपकी मास्टर इक्वेशन आ चुकी है, जो कि सवाल में नहीं दी थी। ये क्या है? मास्टर इक्वेशन। देखो क्या कह रहे हैं, NO प्लस Br2 से NOBr बनाना है, मास्टर इक्वेशन नहीं दी थी ना आपको, तो फॉलोइंग मैकेनिज्म दे रखी थी। ये देखो क्या दिया है, फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब यहां रिवर्सिबल है तो ये फास्ट है। ठीक,
सवाल में कुछ कंडीशन है, इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये स्लो हो जाएगी। बस एक स्लो होती है, बाकी अपने आप फास्ट हो जाएगी। कई लोगों को कंफ्यूजन रहेगा ना कि सर फास्ट तो दिया ही नहीं है। अरे भाई, इक्विलिब्रियम में तो फास्ट ही है, और सेकंड स्टेप तो में स्लो है, इसका मतलब बाकी फास्ट है। सेकंड स्टेप स्लो है, इसका मतलब बाकी फास्ट है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए, मास्टर इक्वेशन दी है, सॉल्व फटाफट से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, अब तो कर लोगे। करो, ट्राई करो। आंसर आना चाहिए, सीख गए हो सब चीजें आप। आंसर आना चाहिए, बताओ। मास्टर इक्वेशन से डायरेक्ट देख के मत बता देना भाई, कि पता चला मास्टर इक्वेशन देख के बताना चालू कर दीजिए। बोलो। डन। चलिए भाई, आइए। क्या करेंगे, स्लो के लिए रेट लिखेंगे। पहले तो मास्टर के लिए लिख लो। इसके लिए मैं इसको के मान लेता हूं, तो R इज इक्वल टू के एनओ की पावर एक्स बोलूंगा और BR2 की पावर वाई बोलूंगा। सही बात है? सही बात है? क्या ये बात सही है? एकदम सही है। यहां मैं इसको मान लेता हूं बेटे K1। तो स्लो के लिए लिखो जरा, रेट क्या आएगी। K1 एनओ की पावर 1 और BR2 की पावर 1। मैच कराओ, क्या मैच कर रहा है? क्या मैच कर रहा है? OMG, OMG मैच कर गया। और मैच कर गया तो फास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे मैच कर गया सीधे, आ तो गया। डायरेक्ट ही मैच कर गया, ऐसा हो सकता है सवालों में, इसलिए तो सवाल लाए हैं ये वाला। डायरेक्ट मैच कर सकता है, देखो कर गया, सीधे ही कर गया। कर गया तो आंसर आ गया। एक्स क्या आ गया? 1 आ गया। एक्स क्या आ गया? 1 आ गया। वाई क्या आ गया? 1 आ गया। सवाल में क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनो पूछा है। 1 आंसर आएगा, डी मत लगा देना, वो तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगी। एन जो है तुम्हारी वो ओवरऑल ऑर्डर आएगी, लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा है? विद रेस्पेक्ट टू एनो। ए आंसर आएगा, चेक करो। तो कभी कभी आपको मजा भी आ जाएगा, क्या? डायरेक्ट मैच कर जाएगा, तब तो सीधा ही आ जाएगा आंसर, है ना? डायरेक्ट मैच नहीं करता तो हम फास्ट की मदद लेते। अब कौन सी फास्ट की, वो दिमाग लगा लेते हम, जैसे पिछले सवाल में किया था। आया? वाह, बहुत बढ़िया। डन है। भावना समझ गया तुम सवालों की, कैसे सवाल रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब तो बना लोगे आप लोग। अब मैं आपको बताता हूं एक सवाल ऐसा, और मैंने आपको एक बार बताया था कि रेट जो है आपके सिलेबस में रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट आता है। ये बताया था मैंने, आपके सिलेबस में रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट आता है। लेकिन एक ही सवाल ऐसा है आपकी जिंदगी में ये, जिसमें रेट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आता है। एक ही सवाल है बस, तो उसको समझ लो। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि एक काम करो, पहले तुम इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। आप लिख सकते हो, अभी सिखाया मैंने। लिखो जरा, ट्राई करो। एक क्वेश्चन और कर लो तो समझ जाओगे अब आप। और इसमें प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी रेट। आप बना तो लो, बना लो पहले, फिर हम देख लेंगे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बना लो इसको। ये मास्टर इक्वेशन दे रखी है, ये फास्ट है, स्लो है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। करो, ट्राई करो। करो, आएगा आंसर भाई। करिए करिए करिए।
बताओ। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने एकदम सही लिख दिया। क्या बात है। लिखो लिखो लिखो। रेट एक्सप्रेशन लिख दो। आंसर काफी लोगों का सही आ रहा है। वेरी नाइस, सही जा रहे हो, चलते जाओ चलते जाओ। बहुत सही जा रही है जनता। वाह। आओ जरा लिखें। मास्टर रिएक्शन के लिए आर क्या आएगा? K1 O3 की पावर x, यही आएगा मास्टर रिएक्शन के लिए। यही लिखते हो आप? ठीक है भाई। स्लो रिएक्शन को लिखोगे, स्लो के लिए आर क्या लिखोगे? K2 O × O3। अब आप जरा गौर से देखें, मास्टर रिएक्शन से मैच कर रहा है क्या? मास्टर रिएक्शन से मैच कर रहा है क्या? ये O वाला टर्म आ रहा है तो O हटाना है। अब तुम O कैसे हटाओगे? यहां से हटाओगे, फास्ट वाले से। तो फास्ट के लिए मैं KC लिख रहा हूं, क्या आएगा? KC लिख रहा हूं। के इक्विलिब्रियम बोला उन्होंने KC को सवाल में। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? O2 × O/O3। क्या ये बात सही है? यहां से O निकालोगे तो के इक्विलिब्रियम O3/O2 ये आ जाएगा। अब इसको क्या कर दो, पुट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ स्लो स्टेप। ये ऐसे ही करना है हमेशा, है ना? तो कर दो जरा पुट, क्या आएगा? तो यहां आ जाएगा आपका R = K2, O को रख रहा हूं मैं, के इक्विलिब्रियम O3/O2, और एक O3 ऊपर पहले से था, देखो ये वाला। तो यहां से R का फाइनल एक्सप्रेशन आया K2 × के इक्विलिब्रियम, जिसको एक काम करता हूं मैं, K2 × के इक्विलिब्रियम को K1 लिख देता हूं, है ना? K1 O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। ये आपका फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन आया। अब आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे सर, जो आपने यहां रेट लॉ लिखा इसमें तो O2 है ही नहीं। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर आपने यहां जो लिखा है इसमें तो O2 है ही नहीं, जबकि फाइनल रेट लॉ में तो आ रहा है। फाइनल रेट लॉ जो आ रहा है वो एकदम सही है। हमने तो ये मान के चला था कि रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड करती है, इसलिए तो हमने O2 नहीं लिया था, इसलिए हमने O2 नहीं लिया था। इस सवाल में ही ऐसा होता है कि फाइनल रेट लॉ जो आता है वो तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है ना, तो फाइनल रेट लॉ एकदम सही है। ये तो हमने अपनी तरफ से माना था कि चलो ये मान के चल लेंगे, है ना? तो जो फाइनल रेट लॉ आ रहा है उसके हिसाब से एकदम सही है। यहां x तुम 2 बोल देना और y को -1 बोल देना। यस, नेगेटिव ऑर्डर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? नेगेटिव ऑर्डर हो सकती है, वो इस सवाल में आ रही है, देखो। तो x 2 है, y -1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर n आ जाएगा। x + y मतलब 2 - 1 = 1, और रेट वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा ये आएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? आपने जितने सवाल कराए थे 99.9% सवाल थे जो आपके, उसमें रेट लॉ डिपेंड करता था। ये 0.1% होता, एक ही सवाल है आपके सिलेबस में, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? बेटा डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन वाली जो रिएक्शन होती है ना, वो फॉरवर्ड के साथ साथ स्लाइटली बैकवर्ड भी होती है। मतलब O3 जो टूटता है O2 बनाता है, तो O2 आपस में कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर O3 बना लेता है। तो ये रिएक्शन स्लाइटली रिवर्सिबल होने की वजह से जब ये रिवर्स हो जाएगी तो O2 भी तो रिएक्टेंट की तरह काम करने लगेगा, तो O2 पर भी डिपेंड कर जाती है। ठीक है, इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन की रेट
दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। क्यों? फॉरवर्ड के लिए O3 रिएक्टेंट है, बैकवर्ड के लिए O2 रिएक्टेंट है, और ये रिएक्शन स्लाइटली रिवर्सिबल होती है। ठीक है, फेवरेबल तो ये फॉरवर्ड होती है ना, ऐसे लिखते हैं एरो इस तरीके से, फेवरेबल फॉरवर्ड है लेकिन स्लाइटली रिवर्सिबल भी होती, इसलिए यहां पर ऐसा होता है। ठीक है भाई, अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड कम है, तो हम उसको मान लेते हैं कि चलो ये रिवर्सिबल ही है लगभग लगभग, है ना। इसलिए हम सिंगल एरो से दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हल्की सी रिवर्सिबल भी होती है, स्लाइट रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल अगर है तो O2 फिर तुम्हारा रिएक्टेंट हो जाएगा, इसलिए ये डिपेंड कर जाता है ना। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो एकदम क्लियर है, ये एकदम फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, और फिर अब हम करेंगे प्रैक्टिस कुछ सवालों की, है ना। इतने सवाल काफी है समझने के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर, बाकी अपन थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करके। लिख लो तो बता देना। समझे बात को? एक कह रहा नहीं समझे, आओ समझाते हैं। मान लो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, चलो एक काम करता हूं मैं, इसके लिए बताता हूं, आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि सर थोड़ा समझ में नहीं आया, समझ लो। मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, इसके लिए तुम्हें रेट लॉ लिखना है। ये K1 है, ये K2 है, ठीक है। चलो मैं इसको 2 रिएक्शन में तोड़ सकता हूं, इतना तो बुद्धि है तुम लोगों में। क्या मैं इसको 2 रिएक्शन में तोड़ सकता हूं क्या? बताओ, क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? देखो, क्या मैं 2 रिएक्शन में तोड़ सकता हूं? ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, सही बात है। जैसे O3 से O2 बन रहा है, और मैंने बोला स्लाइडली रिवर्सिबल होती है, O2 से O3 बनता है। बताओ इसका रेट लॉ क्या आएगा? रेट लॉ क्या आएगा? रेट लॉ R इज इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सही है। इसका रेट लॉ क्या आएगा? R इज इक्वल टू K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है भाई, ठीक, मैं इसको एलिमेंट्री मान के सॉल्व करके बता रहा हूं कि अगर ये पावर इसकी 1 1 है, ठीक है, एलिमेंट्री मैंने मान ली इसको। अब रेट में डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख रहा हूं, मुझे बताना ए के लिए क्या आएगा? माइनस DA/dt। भाई रेट को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, K1 है, और यहां से ए क्या आएगा? प्लस DA/dt इज इक्वल टू K2 भी। समझाने के लिए मैंने एलिमेंट्री मान ली है, ठीक है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? इधर ए क्या था? रिएक्टेंट। इधर ए क्या है? प्रोडक्ट, सही है ना। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाते हो, सही बात है एकदम, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, DA/dt अगर मुझे लिखना है, DA/dt, तो मैं क्या लिखूंगा? -K1A, मैं माइनस को यहां ले जा रहा हूं, और यहां DA/dt लिखना, तो ये ऑलरेडी प्लस है, इसमें छेड़ना नहीं है कुछ, इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना, ये तो ऑलरेडी प्लस है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब बेटा ये भी रेट है और ये भी रेट है, ठीक है। अगर मैं दोनों रेट को सेम बना के कंपेयर कराऊं, तो ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो ये दोनों रेट किस बात पे डिपेंड कर रही हैं? देखो, और ए और बी क्या थे? ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो ये रेट किस बात पे डिपेंड करनी है? देखो, रेट ये भी है -K1 है, रेट ये भी है K2 भी, मतलब ये रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करती हैं। इसका मतलब इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करती हैं। और ये जो O3 से डिकम्पोजिशन O2 का होता है ना, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा,
क्या स्ट्रेटोस्फेयर नाम सुना है कभी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर का? बताओ, स्ट्रेटोस्फेयर नाम सुना है? तो उसमें क्या होता है, O3 से O2 का कन्वर्जन तो होता ही है, साथ में O2 के कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर O3 बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसको मैक्सिमम इरिवर्सिबल मान के चल लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और ये हटा देते हैं और अब चलते हैं सवालों पर। पहला सवाल आपके सामने, पोल क्रिएट करे जाएंगे आपके लिए। आप आए हो तो पोल भी ले जाओ। चलो भाई शुरू करें, ध्यान दीजिएगा बेटा। सवाल आपके सामने लिखा है और आपको आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। चलिए शुरू करें। जनता बढ़ती हुई, 42% जनता से शुरुआत हुई है। बताएं जरा क्या लग रहा है। बोलिए। 73%, 74, वेरी गुड, बढ़ती जा रही जनता। चलो बहुत बढ़िया, सीधा सवाल था, डायरेक्ट आंसर आएगा क्या? रेट एक्सप्रेशन से तुम्हें आंसर पता चलेगा ऑर्डर का, ना कि इससे। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रेट एक्सप्रेशन में जो सम है इसका वही ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगी, कॉफिशिएंट का जो पावर का सम है ना। तो C+D यहां से मतलब नहीं है। क्लियर है एकदम? चेक कर लीजिए सभी लोग, क्या समझ में आई बात? 74% एकदम सही थे। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इनकरेक्ट? क्या ये सवाल लास्ट टर्न पे हो चुका है? चेक कर लो, अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कर लो। ठीक है, बताओ जरा, फटाफट से पोल क्रिएट कर देते हैं, जल्दी से बता दो। बताएं, इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट बोलो बेटा, ऑप्शन बढ़ के बोलो बोलो, बीटी बीटी। जनता एकदम बढ़ती हुई, 30%, 32, 33, 35, चलते जाओ चलते जाओ। बहुत बढ़िया, समझ गए। ऑर्डर इज ऑलवेज होल नंबर, ये इनकरेक्ट है। क्यों? ऑर्डर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, अभी देखा हमने, और फ्रैक्शनल भी हो सकती है ना। अगला सवाल, द रेट ऑफ रिएक्शन 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 बना रहे हैं और इन्होंने इस तरीके से लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K डैश एंड बिटवीन K एंड K डबल डैश। मतलब K और K डैश के बीच बताना है और K डबल डैश और K के बीच बताना है। चलो भाई बताओ, क्या लग रहा है? करें, ट्राई करेंगे? मैं आपको हिंट दे देता हूं इसके लिए। जो ये लिखा है ना -dN2O5/dt, याद करो ये डिफरेंशियल रेट लॉ वाला है। ठीक है, और ये जो लिखा है ना, ये किससे लिखा है इन्होंने? किससे लिखा है इन्होंने? रेट लॉ से। ठीक है, ये डिफरेंशियल वाला है और ये रेट लॉ से लिखा है। तो आप पहले डिफरेंशियल रेट तो लिख लो। तो जब तुम डिफरेंशियल रेट लिखने जाओगे तो क्या बोलोगे यहां पर? R इज इक्वल टू, बोलोगे -dN2O5 डिवाइडेड बाय 2dt, ऐसे बोलोगे ना। क्यों? कॉफिशिएंट लेना है तुम्हें। इज इक्वल टू प्लस DNO2 बाय 1dt, सॉरी 4dt, 4dt, इसका कॉफिशिएंट 4 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, और प्रोडक्ट है तो प्लस DO2 बाय
DO2 बाय 1 dt। सही है। अब तुम क्या करो, ये जो वैल्यूज है ना, ये -dN2 बाई dt, इसको रख दो k टाइम्स N2O5, इस वैल्यू को रख दो k डैश टाइम N2O5, और इस वैल्यू को रख दो k डबल डैश टाइम N2O5। ये वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। करोगे? करो, ट्राई करो। है ना? तो ये वाली वैल्यू क्या है इतनी, ये है आपकी k टाइम्स N2O5, यहां पुट कर दो। ये वैल्यू क्या है, k डैश टाइम्स N2O5, यहां पुट कर दो। और ये वैल्यू है k डबल डैश टाइम N2O5। पुट करो जरा, एक बार ट्राई करो, आंसर निकालो। पुट करो, आंसर निकालो, क्या आएगा बता दो। N2O5 तो कट जाएगा, है ना? डन। चेक करो जरा। तो ये तुम्हारा दिखेगा ऐसा, अगले पेज पे लिख दूं, k टाइम्स N2O5 डिवाइडेड बाई 2, k डैश टाइम N2O5 डिवाइडेड बाय 4, k डबल डैश टाइम्स N2O5 डिवाइडेड बाय 1। क्या ये बात सही है? अब यहां से तुम इनको उड़ा दो, N2O5 कट जाएगा सभी जगह से, k बाई 2 इज इक्वल टू k डैश बाय 4 इज इक्वल टू k डबल डैश बाय 1। अब एक बार तुम्हें इनका रिलेशन चाहिए, एक बार इनका, तो क्या करो, एक बार इन दोनों को बराबर कर दो, ठीक है, और एक बार इन दोनों को बराबर कर दो, कर लो अलग अलग। सॉरी, सॉरी, स्क्वायर। k बाई 2 इज इक्वल टू k डैश बाई 4, तो 2k इज इक्वल टू k डैश आ जाएगा, है ना, कट के। और यहां इन दोनों को बराबर करोगे जब, इन दोनों को, तो k बाई 2 इज इक्वल टू k डबल डैश, तो k आ जाएगा 2k डबल डैश। मैच करा लो जरा, क्या लग रहा है आंसर, है ना? तो 2k इज इक्वल टू k डैश, k डैश और k डबल डैश 2k और k बाई 2 k डबल डैश, हाँ सही है। यहां से तुम k डबल डैश को क्या लिख सकते हो, k बाई 2, तो k डैश आ गया 2k और k डबल डैश k बाई 2। चेक कर लो जरा एक बार। बदलापुर आपका आंसर आ रहा है सबका? क्यों भाई, क्या बदलापुर आंसर आ रहा है? आज तो बेटा आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, है ना, बहुत बढ़िया। क्या मेरा आंसर सही है? ठीक, अच्छा, चले क्या, आगे बढ़े क्या? ठीक है ना? ये नोट करना हो तो लिख लो फटाफट से। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़िए। चलो अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये जल्दी जल्दी कर लो, 2-3 सवाल और बचे छोटे छोटे से। फॉर अ रिएक्शन द इनिशियल रेट इज गिवन एज R नॉट इज इक्वल टू k A नॉट स्क्वायर B नॉट, बाय व्हाट फैक्टर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज टेकन 1.5 टाइम्स और B को ट्रिपल कर दें। करो ट्राई, करो ट्राई। A को कह रहे हैं 1.5 टाइम्स और B को ट्रिपल, ठीक है, तो ये यहां क्या हो जाएगा, यही कर लो ना। A को 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और B को ट्रिपल करना है, हो गया। ये देखो, A को क्या कहना है 1.5 टाइम्स, तो A को 1.5 रख दो, और B को ट्रिपल तो 3 रख दो, है ना, डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 3, क्या हो जाएगा ये 9/4 इंटू 3, क्या हो जाएगा ये 27/4, क्या हो जाएगा ये 4 से डिवाइड कर दो 27 को, 6 पॉइंट, बस आ गया 7.5। क्या चेन्नई आया आंसर? क्या है, सही बात है? जल्दी बताओ, चेन्नई सही है भाई?
ए को तुम्हें 1.5 टाइम्स करना है और बी को ट्रिपल करना है। क्या सही नहीं आया आंसर? तो ए को 1.5 टाइम्स कर दिया, सीधा स्क्वायर कर दिया, और बी को ट्रिपल कर दिया, आंसर आ गया। आया नहीं आया? आया। चलें आगे। वेरी गुड। अगला करोगे? पढ़ो। फॉर ए प्लस बी से सी रेट दे रखी है के की पावर 1/2 बी की पावर 2। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज बाय फैक्टर 4 एंड 2, देन इनिशियल रेट इज चेंज बाय फैक्टर। सीधा डायरेक्ट तरीका बताया, सीधी वैल्यू पुट कर दो, खत्म करो। करे कर दो, सीधी सीधी रख दो आंसर। चलो बताओ। ए को क्या कह रहे हैं? 4 टाइम्स, तो 4 की पावर 1/2। बेटा शॉर्ट ट्रिक वाले देख लो जरा, यहां पर छोटी सी ट्रिक है, सीधे पुट कर दो। सिंपल मैथ्स है ना, मैथ्स ही तो ट्रिक होती है। चलिए आंसर है, इसको 4 टाइम्स और इसको 2 टाइम्स कर दिया, ये आ गया। 4 की पावर 1/2 अंडर रूट निकाल के 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 का डबल 8। आंसर चेन्नई। क्या फिर से चेन्नई? क्या फिर से चेन्नई? सही है? सही आया? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस। चलो भाई एक सवाल आपके लिए और है, अंतिम सवाल, फिर होमवर्क दिया जाएगा झमाझम। चलिए बताइए जरा। रिएक्शन ए से बी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बाय अ फैक्टर। चलिए सॉल्व करके बताइए। क्या लग रहा है? आया? डन। डी आ रहा है आंसर। ए से बी कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कर रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब 2 ऑर्डर है, ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां थोड़ी देर के लिए के लिख दूं तो आर क्या आ जाएगा? के ए स्क्वायर। अब इनका कहना यह है कि डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इसके फॉर्म में लिखूं, बी के फॉर्म में, तो प्लस डीबी बाई डी टी आएगा, 1 dt आएगा, 1 dt। क्यों? कॉफिशिएंट इसका 1 है ना, मैं बी के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं। तो प्लस डीबी बाई डी टी तुम्हें निकालना है, तो 1 को इधर ले जाओ, तो 1 × r, मतलब वही सेम ही रहेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब कॉफिशिएंट 1 है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन
और रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी जब कॉफिशिएंट 1 होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो बात बराबर है। तो प्लस डीवी बाई डी टी तुम्हें निकालना है, तो वो एक तरीके से क्या है, आर के बराबर ही तो है, सही ना। 1 को उधर ले जाओ, अब 1 तुम यहां लिखो चाहे यहां लिखो, बात तो बराबर ही, आर ही तो आएगा। इसका मतलब आर के बारे में ही पूछा है तुमसे इनडायरेक्टली, है ना। तो बता दो जरा क्या कह रहे हैं। डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसको डबल करना है तो 2 की पावर 2, 4 टाइम्स आ जाएगा, ढोलकपुर आंसर। और वही तो चाहिए, रेट 4 टाइम्स, और रेट ही तो डी प्लस डीवी बाई डी टी के बराबर आ रही है। क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर है? वेरी नाइस, क्या बात है, एकदम सही जा रहे थे आप। आप लोगों के लिए होमवर्क है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं मॉड्यूल में, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए ना, तो ये आपको होमवर्क अटेम्प्ट करना है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 1, 2 और 3 से रिलेटेड होमवर्क है। 4, 12, 14, 19, 20, 21 ये सब सवाल देख लेना आप, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन में दिए हुए हैं। डन, चलिए बहुत सही। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आते हो, अच्छा लगता है, आते रहा करो, बड़ा वाला थैंक यू। और होमवर्क जरूर करिएगा, और आपके जो भी डाउट हो वो आप डाउट जरूर भेजिएगा, हम आपको उसका ऑडियो में जितना हो सकेगा उतना सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और होमवर्क जरूर करें। डन। तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा कब? नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तीनों लेक्चर आप रिवाइज कर लीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स 1, 2 और 3 के। और नोट्स बेटा आपके बिल्कुल बनते रहने चाहिए। जितनी भी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आपको लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आप नोट्स बनाते हो, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।